हेलो एवरीवन। सी प्रीलिम्स 2022 हैज जस्ट बीन कंक्लूडेड और इस साल यूपीएससी ने क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल एक नॉच हायर ही रखा है पिछले साल के पेपर के कंपैरिजन के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर विल बी डिस्कसिंग द आंसर की related to all the polity questions that were asked in the prelims exam. See, surprisingly enough, अगर आप पिछले साल का कुछ कंपैरिजन या ट्रेंड देखें तो पॉलिटी से रफली 16 to 20 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। इतने क्वेश्चंस हमेशा एक्सपेक्टेड होते हैं और स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी होती है पॉलिटी के लिए। लेकिन इस साल सिर्फ 10 क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी से। तो एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन से 10 क्वेश्चंस थे और उनके सही आंसर्स क्या होने चाहिए। तो लेट्स सी। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो ये था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिलेटेड। अच्छा, आप देखिए, वी ऑल आर फेमिलियर विद द एलिमिनेशन टेक्निक एंड द अदर टेक्निक। तो इसके अंदर हम वही अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए था पेपर के अंदर। तो लेट्स सी। पहली स्टेटमेंट कहती है दैट पर्सुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमेटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। अब हो सकता है आपको एच.एन. सान्याल कमेटी के बारे में ना पता हो, तो अभी के लिए इस स्टेटमेंट को होल्ड पे रखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पेपर में सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी चाहिए और उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए उन स्टेटमेंट्स को जो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आप जिन्हें आंसर कर सकते हैं। देन विल यूज एलिमिनेशन एंड देन विल कम टू द राइट आंसर। तो आप देखिए, सेकंड स्टेटमेंट कहता है Constitution of India empowers the Supreme Court and High Court to punish for contempt of themselves. देखिए, ज्यादातर ये क्या कहते हैं नोट्स के अंदर एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ दो कोर्ट्स को ही पावर दे रखी है कंटेम्प्ट की, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए, पर आगे और देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अच्छा, आप देखिए, Constitution does not define what are contempt powers of the higher judiciary. Constitution के अंदर definition नहीं है, बल्कि contempt of court act जो 1971 है उसमें भी vague definition है, पर Constitution तो बिल्कुल ही define नहीं करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और अगर थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। ना आपका सी ऑप्शन हो सकता है, ना आपका डी ऑप्शन हो सकता है, विच लीव्स यू विद ओनली टू ऑप्शंस, इधर 1 2 और 1 2 एंड 4। मतलब फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स तो करेक्ट होंगी और दे आर करेक्ट, वी हैव जस्ट सीन। तो पहली दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नाउ इज द क्वेश्चन कि फोर्थ स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो देख लेते हैं। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। सी, इंडिया में हायर जुडिशरी के रिलेटेड कंटेम्प्ट के लिए जो लॉ बनाना है, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971, इट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ओनली। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? बी ऑप्शन। क्योंकि आप देखो, अगेन आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट जो आपकी नॉलेज से बिल्कुल आप कह सकते हो कि ये सही होगा या गलत होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी डिफाइन नहीं करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एलिमिनेशन यूज करो, यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर शुड बी बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं पॉलिटी के। तो आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from the recognition as advocates. तो एक तो एडवोकेट के बारे में क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे क्वेश्चन है, तो अभी हम देख लेते हैं कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड देखते हैं, बार काउंसिल हैज द पावर टू ले डाउन रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे और करंट अफेयर्स की ओर टिल्ट कर रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको इसके अंदर पता होना चाहिए लॉयर्स और एडवोकेट्स के बीच में क्या फर्क होता है। देखिए, सी, लॉयर वो होता है जिसके पास भी कोई भी लॉ की डिग्री होती है, जिसने लॉ कॉलेज से पढ़ाई करी है, एलएलबी की या 5 इयर्स का कोर्स किया है, जिसके पास भी लॉ की डिग्री है उसे लॉयर कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हर लॉयर कोर्ट के अंदर आपका केस आर्ग्यू कर पाए। कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक बार काउंसिल का पेपर होता है, आपको वो निकालना पड़ता है। सो बार काउंसिल ग्रांट्स यू लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन कोर्ट, टू प्रैक्टिस इन कोर्ट। तो वो सारे एडवोकेट्स, वो सारे लॉयर्स
जिनको ये लाइसेंस मिल जाता है पेपर देके, जो एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए, उनको एडवोकेट्स कहा जाता है। सो लॉयर इज जस्ट डिग्री। अगर आपने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली, आप लॉयर कहलाएंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाए बार काउंसिल से, तो आप एडवोकेट कहलाते हैं। बेसिकली इनका रिलेशन ऐसा है, lawyers anyone having the degree, and advocate are those lawyers who get license to practice। और एडवोकेट कोई भी बन सकता है जिसके पास वो लाइसेंस आ जाए। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सिर्फ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स और लीगल फर्म्स को ही एडवोकेट कह सकते हैं, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। ये गलत स्टेटमेंट हो जाती है। कोई भी एडवोकेट बन सकता है जो आपका लाइसेंस ले ले बार काउंसिल से। तो कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर आल्सो एलिजिबल टू बिकम एडवोकेट। सी उसके बाद सेकंड बार काउंसिल वाला। सी बार काउंसिल और मेडिकल काउंसिल, ये ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे यहाँ, वो सेम काम करती हैं। जैसे मेडिकल काउंसिल और बार, अब तो मेडिकल काउंसिल रिप्लेस हो गया है, पर बार काउंसिल और मेडिकल काउंसिल क्या करता है? बार काउंसिल लीगल लाइसेंसेस आपको देती है और लीगल एजुकेशन, जो लॉ से रिलेटेड एजुकेशन होती है, उसको रेगुलेट करती है, उसके लिए रूल्स बनाती है। और मेडिकल काउंसिल भी सेम करती है, मेडिकल एजुकेशन और कॉलेजेस को रेगुलेट करना और लाइसेंसेस देना। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। आंसर शुड बी बी। आंसर शुड बी बी। सी आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे था, थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे था। करंट पे काफी न्यूज के अंदर था, लाइक रहता है ये ज्यादातर। लेकिन आप देखिए थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे था, इसे टफ कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में ज्यादातर ये डिफरेंस नहीं दिया रहता। तो 12th का आंसर क्या होना चाहिए? बी। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। सी दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखिए, a bill amending the constitution requires prior recommendation of president of India। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की अगर मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की अगर मैं बात करूं, इसे एनीवन कैन इंट्रोड्यूस। सी जरूरी इसके लिए आपको प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता। ये इसे कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है ये, और पब्लिक बिल भी हो सकता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत है। और अगर आप देखें, इसी से आपका आंसर आ जाता है, दैट इज बी। इसी से आपका आंसर आ जाता है, दैट इज बी। राइट। सी कॉन्स्टिट्यूशन, सी सिर्फ मनी बिल और फाइनेंस बिल ऐसे होते हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने के लिए यू रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं। सी ये पब्लिक बिल होते हैं, पब्लिक मेंबर बिल, राइट। प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को डजंट रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सी अगली स्टेटमेंट भी देख लो। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट, इट इज ऑब्लिगेटरी। यस, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट को दिया जाता है, प्रेसिडेंट हैज टू गिव एसेंट, हैज टू गिव एसेंट। और सी ये 24th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, इंदिरा गांधी, कि आपको हाँ कोई वीटो पावर नहीं होती प्रेसिडेंट को। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। और थर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल शुड मस्ट बी पास बाय लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। सी एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर्स होती हैं। तो इस पे डेडलॉक हो सकता है, बट देयर इज नो प्रोविजन टू रिजॉल्व द डेडलॉक। there is no provision of joint sitting to resolve। सी ये स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में सब दिया हुआ है। आंसर शुड बी बी एंड बी, दैट इज 2 and 3 आर राइट स्टेटमेंट्स, 1 इज रॉन्ग स्टेटमेंट। राइट। सो 13 का आंसर क्या होना चाहिए? बी। सी नेक्स्ट, सी ये मैं सेट ए के रिस्पेक्ट में आंसर्स कर रहा हूँ। और जो आपका 14th क्वेश्चन है, जो 4th क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर। से पहली बात तो आप यहीं से देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन कोई क्लासिफिकेशन नहीं करता। देयर इज नो क्लासिफिकेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो रूल्स ऑफ बिजनेस, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के अंदर दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, उसके अंदर इन सब की बात करी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड नहीं कर रहा। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्ड मेंशन है, वो तो कैबिनेट वर्ड भी नहीं मेंशन करता। कैबिनेट भी बाद में अमेंडमेंट से आया था आर्टिकल 352 के अंदर।
नेशनल इमरजेंसी के केस में। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर्स को क्लासिफाई नहीं करता। सेकंड है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ये करेक्ट है, आंसर शुड बी बी, ये करेक्ट है। सी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत यूनियन गवर्नमेंट के अंदर टोटल मिनिस्टर्स हो सकते हैं 15% ऑफ लोकसभा, स्टेट गवर्नमेंट में हो सकते हैं 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और दिल्ली के केस में इट इज 10% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एंटी डिफेक्शन लॉ में आपका दिया हुआ है, आंसर शुड बी बी। ये इजी क्वेश्चन है, तो 14th का आंसर क्या होना चाहिए? बी। नेक्स्ट 15th, which of the following are exclusive powers of Lok Sabha? See, exclusive का मतलब होता है that it can only be done by Lok Sabha, like और कोई नहीं कर सकता इस पावर्स को, like खाली लोकसभा की पावर है। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ लोकसभा की पावर। तो देख लेते हैं, टू रैटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। देखिए, अब तीनों टाइप की इमरजेंसी अप्रूव करने की पावर दोनों हाउसेस को बराबर है, लोकसभा और राज्यसभा को बराबर है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, अगर यहाँ पे डिसअप्रूव लिखा होता, डिसअप्रूव नेशनल इमरजेंसी, वो पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू आई थी। 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई थी कि अगर नेशनल इमरजेंसी को डिसअप्रूव करना है तो लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से उसे कर सकता है, लेकिन यहाँ पे रैटिफाई लिखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये जल्दबाजी में ब्लंडर हुआ होगा, स्टूडेंट्स का हुआ होगा। तो अप्रूवल तो तीनों इमरजेंसी में दोनों हाउसेस को बराबर पावर है, पर डिसअप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी में लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। लेकिन यहाँ पे डिसअप्रूवल नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे रैटिफाई पूछा है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो आप इसे हटा दो, इसे हटा दो, है ना, ऐसे हटा सकते हो। तो आंसर सेकंड देखते हैं, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यस, सी नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, नॉट राज्यसभा। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। टू इम्पीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर्स हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, आंसर होना चाहिए बी, आंसर होना चाहिए बी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देख लेते हैं, द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है दैट अ नॉमिनेटेड मेंबर, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होगा, अ नॉमिनेटेड मेंबर विल नॉट attract disqualification, will not attract disqualification if he joins any party within 6 months। तो अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, या उल्टा, अगर वो 6 महीने के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एडीएल के अंदर। तो अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद कोई ज्वाइन करता है पार्टी, उसको हम क्या कर देंगे? डिस्क्वालीफाई। इसका मतलब क्या है कि वो 6 महीने से पहले ज्वाइन कर सकता है, 6 महीने से पहले ज्वाइन कर सकता है, और इसमें लिखा है नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट ज्वाइन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ही कैन ज्वाइन, 6 महीने के बाद करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पहले कर सकता है। 1 सेकंड, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज डिसीजन इन अ डिफेक्शन केस। ये क्लियर है। सी एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालिफिकेशन की पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को होती है, और कोई टाइम फ्रेम नहीं है, देयर इज नो टाइम फ्रेम। आप कभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं और कभी भी एक्शन हो सकता है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 शुड बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 शुड बी करेक्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 17। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट who are allowed to participate in meetings of Parliament of India। देखिए, अगर आपने अटॉर्नी जनरल के बारे में, पहले तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सिर्फ अटॉर्नी जनरल है। सिर्फ अटॉर्नी जनरल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, ये आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपने आर्टिकल 88 देखा है,
उसमें ये लिखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर्स। सी कोई भी मिनिस्टर हो या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, उनके पास राइट है, उनके पास राइट है पार्लियामेंट की कोई भी प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का। बस वोट कर, सी वो पार्लियामेंट्री कमेटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस वोट नहीं कर सकते। नो पावर ऑफ वोट, नो पावर ऑफ वोट। तो मिनिस्टर्स हो या अटॉर्नी जनरल हो, उन वो किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कमेटीज के क्या कहते हैं फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल कहीं पे भी वोट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेंबर नहीं होता। मिनिस्टर सिर्फ वहां वोट करेगा जिस हाउस का वो मेंबर है। तो पहली स्टेटमेंट कहता है अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल आर दी ओनली ऑफिसर्स। रॉन्ग। सिर्फ अटॉर्नी जनरल को ऑप्शन है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स या मीटिंग्स में पार्ट लेने का, सॉलिसिटर जनरल को नहीं है। और मिनिस्टर्स भी हैं जो ये कर सकते हैं। तो आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग 17th का फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सॉलिसिटर जनरल डज नॉट हैज दिस पावर, ओनली अटॉर्नी जनरल की ये स्पेशल पावर है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू अटॉर्नी जनरल ऑफ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंट्स हिम रिजाइन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा कि अटॉर्नी जनरल को रेजिग्नेशन देना है। He holds office till pleasure of president, till pleasure of president। ये तब तक ऑफिस होल्ड करता है, लेकिन कन्वेंशनली, सी कन्वेंशनली मतलब ऐसा होता आया है पर लिखा नहीं है कहीं। कन्वेंशनली अटॉर्नी जनरल रिजाइंस व्हेन गवर्नमेंट रिजाइंस, व्हेन गवर्नमेंट रिजाइंस। तो अगर कन्वेंशनल वर्ड लिखा होता यहाँ पे तो सही हो जाता, पर इन्होंने क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि अटॉर्नी जनरल को रिजाइन करना ही है, कन्वेंशनली वो करता है। तो बी भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, आंसर शुड बी डी, नाइदर वन नाइदर टू। आई होप ये क्लियर है। ये 7th क्वेश्चन था जो इस साल के प्रीलिम्स में आया था। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू रिट्स इशूड बाय कोर्ट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सी मैंडमस के रिलेटेड है। मैंडमस के बारे में अगर आपको पता हो, मैंडमस किसी भी पब्लिक बॉडी के खिलाफ आप इशू करवा सकते हो, पब्लिक बॉडी के खिलाफ आप इशू कर सकते हो। ये प्राइवेट बॉडी के खिलाफ नहीं होता, ये प्राइवेट बॉडी के खिलाफ नहीं होता है ना। और आप देखो इसमें क्यो वोरेंटो का भी दिया है, मैं बता देता हूं। क्यो वोरेंटो की अगर आप बात करो, इसमें प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई स्टैंड नहीं करता। प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई, सी कोई भी इंसान क्यो वोरेंटो के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सी रिट्स के बारे में आपको पता है, ये मैंने बहुत बार अलग से भी बताया, ये इजी क्वेश्चन है। बल्कि क्यो वोरेंटो के अंदर आप पूछते हो व्हाट इज योर अथॉरिटी, और ये कोई भी पूछ सकता है। तो आप देखिए पहली स्टेटमेंट कहती है मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। ये सही होगा। सिर्फ पब्लिक बॉडी या वो कोई पब्लिक ड्यूटी कर रहा हो तो ये सही होगा। मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। सी ये गलत है। गवर्नमेंट की तो हर बॉडी पे वो इंप्लीमेंट होता है। तो आप देखो सेकंड स्टेटमेंट तो पक्का गलत है, क्योंकि मैंडमस पब्लिक बॉडी के लिए होता है चाहे वो कंपनी क्यों ना हो। तो अगर 2 गलत है आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो, आपका सीधा 1 और 3 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा ना सोचते, इजी क्वेश्चन था, एलिमिनेशन यूज कर सकते थे। थर्ड स्टेटमेंट देख लो, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव कोर्ट टू ऑब्टेन रिट ऑफ क्यो वारंटो। यस, क्यो वारंटो में प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई नहीं एप्लीकेबल होता है। और सेकंड स्टेटमेंट सीधा गलत दिख रही है, तो एक ही ऑप्शन बचता है 1 और 3। इजी क्वेश्चन। 18 19 ये 9th क्वेश्चन है। सी 19th क्वेश्चन को 20th क्वेश्चन है ये, मतलब सेक्शन ए का, और ये 9th क्वेश्चन है पॉलिटी का, डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड। सी ये भी देख लेते हैं। सी एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच दैट एट स्पीकर में फिक्स। यस, स्पीकर डिसाइड करता है कि डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कब होगा। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो या तो ए ऑप्शन हो सकता है या बी हो सकता है ना। आगे देख लेते हैं। There is mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either principal opposition party or ruling party. No. See, ऐसी कोई भी mandatory provision है ही नहीं, ना स्पीकर के लिए ना डिप्टी स्पीकर के लिए, कि वो कहां से आएंगे। कन्वेंशन के अंदर चला आ रहा है कि स्पीकर रूलिंग पार्टी से होता है। सी इट इज अंडर कन्वेंशन। अभी पहले भी समझाया था कन्वेंशन क्या होता है, कि स्पीकर रूलिंग पार्टी से होता है, डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से होता है, पर मैंडेटरी नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आप सेकंड हटा सकते हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन देखो एक ही बच रहा है, ए। एलिमिनेशन यूज करो।
थर्ड फिर भी देख लो, द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर्स एज स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस ऑफ सिटिंग ऑफ हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग्स। करेक्ट। जो स्पीकर को पावर होती है वो ही पावर डिप्टी स्पीकर को होती है। और लास्ट है, देयर इज वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर, दैट मोशन इज मूव्ड बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नो, सी जब डिप्टी स्पीकर अपॉइंट होते हैं, एनीवन कैन मूव द मोशन, कोई प्राइम मिनिस्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये गलत स्टेटमेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल था, पर इसके बिना भी आप आंसर कर सकते थे। आंसर शुड बी ए, है ना। कोई भी डिप्टी स्पीकर की अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी मोशन मूव कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। देखो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उससे आंसर हो जाता पॉलिटी का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, जो 10th क्वेश्चन आपका पॉलिटी का पूछा गया, तो वो था 5th शेड्यूल से रिलेटेड, कि if any particular area is brought under 5th schedule of constitution, which of the following statements best reflect the consequence of it? उससे क्या होगा। देखिए 5th शेड्यूल में अगर किसी एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है, वहां पे एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं, जो कि एडवाइजरी बॉडी होती है, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कंसल्ट करके गवर्नर के साथ कंसल्ट करके डिसीजंस लेती है और वहां की गवर्नेंस चलाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ये हो सकता है क्योंकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रेगुलेट कर सकती है मिलके कि हम लैंड नहीं देना चाहते आउटसाइडर को, ये हो सकता है। पर आगे देख लेते हैं। दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। नो, सी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी नहीं होती है, एडवाइजरी। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इज जस्ट एडवाइजरी इन नेचर, कोई इसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है। सेकंड, दिस विल कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूटी, ये तो वैसे ही गलत है। द स्टेट वुड बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट। नो, स्पेशल कैटेगरी का क्राइटेरिया अलग होता है। तो सी और डी तो सीधा ही गलत है। ऑप्शन ए और बी में चुनना था आपको। बी कह रहा है कि वो एक लोकल गवर्निंग बॉडी खुद बना देगा, पर ट्राइबल एडवाइजरी बॉडी काउंसिल जो बनती है वो क्या होती है, एडवाइजरी बॉडी। तो आंसर क्या हो जाता है, आंसर क्या हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप देखिए, अगर आप इस साल के प्रीलिम्स 2022 का एनालिसिस करें, सो देयर वर 10 क्वेश्चंस, और वो हमने सारे डिस्कस करे कि सी कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स वेटेज बहुत कम है यूपीएससी की। हमें 16 to 20 एक्सपेक्टेड था, लेकिन आए कितने, सिर्फ 10 क्वेश्चंस। लेकिन उन 10 क्वेश्चंस में से सिर्फ 3 क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि थोड़ा सा टफ कैटेगरी में, बाकी 7 इजीली हो जाते। और हमने यहाँ पे 1 by 1 वो सारे के सारे 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सी अब आई होप यू नो द आंसर्स आर क्लियर, और मैंने आपको उनकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी। सी नाउ टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु हैज गिवन दिस ईयर एग्जाम, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से रिलैक्स करिए, अपना 1-2 दिन रिलैक्स करिए, और उसके बाद आराम से अपने मार्क्स एनालाइज करके अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए आप अच्छा सा प्लान बनाइए एंड गो फॉर इट, राइट। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको आगे अप्रोच करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन। बट आई होप इस वीडियो के अंदर आपको पॉलिटी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, राइट। सो थैंक यू, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।